राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ओरिजिनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट सीटीपी की सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज की 18th क्लास है। आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस 3-4 क्लास का सिलेबस और बचा हुआ है, जो कि आने वाली 3-4 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप कंप्लीट सीटीपी के सेशन से भी बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। TSSB टीचिंग मैथ्स के कंप्लीट सेशन से आप लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, जिसकी 115 क्लासेस हो चुके हैं। कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस करा दी गई हैं आपको। अब उसके बाद एक नया सेशन स्टार्ट किया गया है PYQ के नाम से, जिसमें TGT मैथ्स के 2021 में जो पेपर्स हुए हैं हर शिफ्ट में, उसमें हम लोगों ने 10 तारीख 9 मई 2021 वाला जो फीमेल शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट चल रहे हैं इस समय, जो 2 तारीख को 2021 को मेल शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन की उसमें भी क्लासेस हो रही है। 3 क्लासेस में एक पेपर को कंप्लीट किया जा रहा है। आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं जो मैथ्स के स्टूडेंट हों। फिलहाल आइए इसके आगे देखते हैं आज के टॉपिक्स को। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आज का हमारा टॉपिक है। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो कौन से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप? एटी की पाठशाला, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल के मिल जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स इनटू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या करती है कि एक सेट है किसका? 3 हायरार्किकल मॉडल्स। इसमें क्या दिया गया आपको? 3 हायरार्किकल मॉडल्स दिए गए हैं जो आपको क्लासिफाई करती है एजुकेशनल लर्निंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, किस लेवल को? कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी लेवल तक डिफाइन करती है। The three list covers the learning objectives in cognitive, affective and psychomotor domains। वो 3 कौन कौन से हैं जिनको आप कैप के नाम से भी जान सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आपका कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष को ही देखते हैं। तो इसमें 2 तरीके की चीजें थी। एक तो कुछ चीजें 1956 में थी, एक कुछ चीजें आपकी क्या थी 2005 में। तो 1956 में क्या थी? इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशंस, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज। 2001 में इन्हीं चीजों को थोड़ा सा चेंज किया गया। सिंथेसाइज मतलब क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट किया गया आपको 2021 में, इसका नाम चेंज किया गया। इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना, तो इवैल्यूएट किया गया, इसका वर्ब फॉर्म में, इन सभी का क्या है, वर्ब फॉर्म में ही चेंज कर दिया गया। एनालाइज का एनालाइज कर दिया गया, एप्लीकेशन का अप्लाई करना कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन समझना हो तो अंडरस्टैंड कर दिया गया, और नॉलेज मतलब रिमेंबर होता है। इवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया? मूल्यांकन करना, सिंथेसिस यानी संश्लेषण करना, एनालिसिस यानी किसी चीज का विश्लेषण करना, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग करना, कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? बोध, और रिमेंबर क्या हो गया आपका? नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो इन्हीं स्टेप्स की तरफ हम बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले नॉलेज के बारे में समझते हैं कि नॉलेज आपका है क्या। द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा और इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई भी डाटा को रिकॉल करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, तो वही एबिलिटी हमारी क्या होती है? नॉलेज या फिर रिमेम्बर। जैसे कुछ चीज़ें डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, रिकॉग्नाइज करना, टेल करना, एक्सप्लेन करना, रिसाइट करना, मेमोराइज करना, इलस्ट्रेट करना, कोट करना, ये सब क्या होती है? आपकी एबिलिटी होती है किसी चीज़ को रिमेम्बर करने की। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अवबोध, नहीं समझना। कॉम्प्रिहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। कॉम्प्रिहेंशन क्या डिफाइन किया गया है? कि एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की मीनिंग को समझना। जैसे समराइज करना, इंटरप्रेट करना, क्लासिफाई करना, कंपेयर करना, किसी चीज को कॉन्ट्रास्ट करना, इन्फर करना, किसी चीज से रिलेट करना, एक्सट्रैक्ट करना, पैराफ्रेज और साइट। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? आपकी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या फिर जो अप्लाइंग किया गया, इसमें क्या मतलब है? अनुप्रयोग। एप्लीकेशन refers to the ability to use learned material in new and concrete situation। सॉल्व जैसे चेंज करना, रिलेट करना, यूज करना, कंप्लीट करना, स्केच, टेक, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफर, तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एप्लीकेशन या फिर अप्लाइंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका एनालिसिस, एनालाइजिंग करना, विश्लेषण करना। एट दिस पॉइंट दे बिगिन अंडरस्टैंडिंग the underlying structure to knowledge and also are able to distinguish between fact and opinion। इसमें क्या करना है आपको? एनालाइज करना है,
जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर होगा, उस पर आपको एनालाइज करना है कि हाँ कितने हद तक ये चीजें आपकी कैसी सही है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रास्ट करना, कनेक्ट करना, रिलेट करना, डिवाइस हो गया, कोरिलेट हो गया, इलस्ट्रेट करना, डिस्टिल हो गया, कंक्लूड करना, किसी चीज को कैटेगराइज करना, डिवाइड करना, टेक का पार्ट किसी चीज का करना, डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, तो इसमें किसके अंतर्गत आता है? एनालाइज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है आपका इवेल्युएशंस। ठीक है, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना किसी चीज का। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में 10 में से इतने नंबर आ गए, 10 में से इतने नंबर आ गए, तो एक चीज को इवेल्युएट करना इसके अंतर्गत आता है। द इवेल्युएशन लेवल इज वेयर स्टूडेंट्स मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज, आइटम्स, मटेरियल्स एंड मोर। क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, डिफाइन, अप्रेस, वैल्यू, प्रायोरिटीज, प्लान, ग्रेड और रिफ्रेम इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ से सिंथेसिस या फिर क्रिएटिंग, जिसका हाईएस्ट लेवल कहाँ तक गया? 2001 में। एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल, जैसे कि डिजाइन करना, मॉडिफाई, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, पाइवेट, कोलैबोरेट करना, किसी को इन्वेंट करना, फिर राइट करना, किसी चीज के बारे में लिखना। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? आपका क्रिएटिंग के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका अफेक्टिव डोमेन। स्किल्स इन द affective domain describe the way people react emotionally and their ability to feel other living things, pain और joy। इसके अंतर्गत आपको क्या आता है? ऐसी स्किल्स आती हैं जो क्या होती है? लोगों की फीलिंग्स को ड्राइव करते हैं, जो फीलिंग, पेन या फिर जॉय कैसा कोई फील कर रहा है। Affective objects typically target the awareness and growth in attitudes, emotions and feelings। कहाँ पे ग्रोथ करता है? इमोशंस एंड फीलिंग्स में। रिसीविंग यानी आग्रह, द लोवेस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन, विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। बिना इस लेवल की क्या होती है? कोई भी लर्निंग आपकी नहीं हो सकती। रिसीविंग इज अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉग्नाइज एज वेल। रिसीविंग क्या होती है? हमारे माइंड की सबसे बेसिक चीज होती है, जो हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है? रिमेम्बर, रिवाइज करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, तो फिर वो चीजें हमारे अंतर्गत बैठ जाती हैं। नेक्स्ट आती है रिस्पॉन्ड। पहले रिसीविंग था, दूसरा क्या था आपका? रिस्पॉन्डिंग। द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट ऐसा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसमें? लर्निंग प्रोसेस में। नॉट ओनली अटेंड्स टू ए स्टिमुलस, द स्टूडेंट आल्सो रिएक्ट्स इन द सम वे। स्टूडेंट्स क्या करता है? अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जब किसी चीज को सीखता है। नेक्स्ट आता है यहाँ से वैल्यूइंग यानी अनुमूल्यन। द स्टूडेंट अटैच अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमेनन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। The student associates a value or some values to the knowledge they acquired। जो भी बच्चों के पास क्या कहते हैं? नॉलेज रहती है, वो उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ से ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्थापन। द स्टूडेंट्स कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज। स्टूडेंट कैसे कहते हैं? पुट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशंस एंड आइडियाज, एकोमोडेट देम विद इन हिज ओन स्कीमा। अपने स्कीमा में क्या करते हैं? अलग अलग तरीके की नॉलेज को एकोमोडेट करते हैं, उनका संयोजन करते हैं। कंपेयरिंग, रिलेटिंग एंड इलेबोरेटिंग। कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, व्हाट हैज बीन लर्न, उसके बाद जो भी वो सीखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टराइजिंग। चैरिटी निर्माण क्या होता है? द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। इस स्थिति में क्या करते हैं बच्चे? किस लेवल की नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी कि अमूर्त चिंतन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अब क्या आ गया आपका? साइकोमोटर डोमेन। एनीटा हैरो 1973 और सिम्पसन 1969 ने बताया। पहला क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। प्रतिवर्त क्रिया, रिएक्शंस दैट आर नॉट लर्न सच एज एन इनवॉलंटरी रिएक्शंस। दूसरा क्या हो गया आपका? फंडामेंटल मूवमेंट्स यानी मूल क्रियाएं। बेसिक मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग और ग्रास्पिंग। इसमें क्या होते हैं? बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वॉकिंग हुआ, ग्रास्पिंग हुआ। परसेप्चुअल एबिलिटीज क्या हुई? अवधारणात्मक क्षमताएं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी। नंबर चौथा क्या आता है आपका? फिजिकल एबिलिटीज, फिटनेस पर रहती है, शारीरिक क्षमताएं। स्टेमिना दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट सच एज स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी।
इसमें फिजिकल डेवलपमेंट्स में काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ से स्किल्ड मूवमेंट्स, यानी कि कौशल निर्माण, एडवांस लर्न मूवमेंट्स एज वन वुड फाइंड इन स्पोर्ट्स फॉर आर एक्टिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, गैर विवेकपूर्ण संचार, यूज ऑफ एक्टिव बॉडी नॉलेज सच एज गेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। Day 1975 emissions, manipulations, precisions, articulation and neutralization। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आरटी एक्ट पढ़ेंगे हम 2009 वाला, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, थोड़ी आज क्लास छोटी है, ठीक है। इस क्लास को आप रिवाइज कर लेंगे, आप टेलीग्राम चैनल एटी के पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ से आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, आपको अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आप एटी के पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।